हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड होम साइंस का एग्ज़ाम पेपर। इसके जो है 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, उसके आगे का आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एलटी ग्रेड एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट। 121 क्वेश्चन है, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है। तो जब बालक की 5 वर्ष की आयु होती है तो वह वयस्क भार का 90% तक उसका मस्तिष्क पहुंचता है। और 80% तक कब पहुंचता है? तो जब बालक की आयु 3 वर्ष की होती है। जब बालक की आयु 3 वर्ष की होती है तो वो अपने वयस्क भार का 80% तक पहुंचता है। और जब बालक की आयु 5 वर्ष की होती है तो वो 90% तक उसका मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है। 122 क्वेश्चन है, वंशानुक्रम आनुवांशिकता का जो गुण है वो क्या है? वो डीएनए है। डीएनए जो है वंशानुक्रम आनुवांशिकता का गुण है। 123 है, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, तो यह कौशल कौन सा कहलाता है? तो यह सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होता है। 2 प्रकार की जो है स्किल्स होते हैं मोटर डेवलपमेंट में, एक ग्रॉस होता है और एक फाइन मोटर स्किल्स होता है। जो फाइन मोटर स्किल्स होता है उसमें जैसे हम लोग कोई पेंसिल पकड़ रहे हैं, पेन पकड़ रहे हैं या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब बारीक काम किया जाता है उसमें, सूक्ष्म काम, जिसको करने के लिए जो है उंगलियों की आवश्यकता होती है। लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल्स में जैसे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो इससे पूरी बॉडी हमारी हिल रही है, मतलब कि बड़ा स्तर का जो मोटर डेवलपमेंट वाला काम होता है वो हम इससे करते हैं। और जो सूक्ष्म जैसे लिखना, पढ़ना है, पेंसिल पकड़ना है, कैंची पकड़ना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे के जो काम होता है वो जो है इसके अंतर्गत आता है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत। 124 है, क्रियात्मक अनुकूलन या ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो संकल्पना थी वो आपकी दी थी स्किनर ने। 125 है, शक्ति एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? तो शक्ति एम्पावरमेंट से हम संपत्ति, ज्ञान व प्रवृत्ति, उपयुक्त इन तीनों को ही हम नियंत्रित करते हैं। 126 है, प्रसार शिक्षा के चरण का सही क्रम लिखिए। तो प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम जो है इसमें जो है वो है बी है इसका आंसर। तो इसे याद करने की एक ट्रिक है कि आप ऐसे सोचिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उस पर शक करती हैं दी। ए नाम का कोई व्यक्ति है जिस पे शक करती हैं दी। तो इससे आपका जब आप ऐसे एग्ज़ाम टाइम में शक दी ए ऐसे लिख लेंगे तो ए से तुरंत आपका हो जाएगा अटेंशन, आई से हो जाएगा इंटरेस्ट, डी से हो जाएगा डिज़ायर, सी से हो जाएगा कन्वेक्शन और ए से हो जाएगा आपका एक्शन और एस से हो जाएगा सेटिस्फैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 बार ए है, तो हम किस ए को क्या समझे? तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब भी पहला स्टेप होगा तो सबसे पहले ध्यान आकर्षण, अटेंशन, हम जब हम किसी पे अटेंशन देंगे तभी तो हम उसके आगे का काम करेंगे। तो पहला होगा अटेंशन, ठीक है। फिर होगा जब हमारी किसी चीज़ पे अटेंशन हम जब देंगे तो पक्का हमारी उसमें डिज़ायर होगी, हमारी इच्छा होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उस कार्य में हमारा क्या होगा? विश्वास होगा, तभी हम उस पर वो काम कर रहे हैं। फिर ए से क्या है आपका? जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा तभी आप एक्शन, वो काम को करेंगे। और जब काम को आप करेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह आप लिख लीजिए और इसको एग्ज़ाम टाइम में ऐसे याद रखिएगा, शक करती हैं दी ए नाम के किसी व्यक्ति पर। तो ए जब आप यहाँ से लिखिएगा तो ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इस तरह से ये बनेगा। देखिए ये पहला है, फिर वो है, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा बी। 127 क्वेश्चन है, महिला जो है सशक्तिकरण निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था? तो महिला सशक्तिकरण ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था। 128 है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी, इसको एक क्रम से लिखना है। तो इसका आंसर है बी। सबसे पहले सेवा ग्राम योजना पहले नंबर पे है। फिर आपकी आती है ये आपकी मर्तांडम परियोजना। फिर आपकी आएगी यहाँ पर गुड़गांव परियोजना तीसरे नंबर पर। फोर्थ पर आती है इटावा परियोजना। तो सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ है इसका आंसर।
129 है, निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? तो कौन सा संचार में बाधा नहीं है? जो आय समूह है, जिसे हम कहते हैं इनकम ग्रुप, ये हमारे संचार में बाधा नहीं है। ये जो लैंग्वेज होती है ये भी बाधा उत्पन्न करती है। जैसे कोई किसी जगह की कोई और लैंग्वेज है, हमारी कोई और लैंग्वेज है, उसको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो ये भी एक भाषा में बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन जो ये इनकम ग्रुप है ये बाधा नहीं उत्पन्न करता है। 130 क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? तो सामुदायिक जो विकास है वो प्रसार शिक्षा की संकल्पना से विकसित हुआ है। 131 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है आपका मेथड प्रसार की विधियां हैं और ये संपर्क का प्रकार है। जैसे हम किसी के घर में जाके उससे भेंट करते हैं या मुलाकात करते हैं तो वो व्यक्तिगत संपर्क कहलाएगा, ये तो सही है। दूरदर्शन के द्वारा पूरा जनसंपर्क होता है या मास कांटेक्ट होता है कि बहुत सारे लोगों से एक साथ संपर्क हो जाता है, ये भी सही है। संगोष्ठी माने भी आपका उसी में आ जाएगा, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे कि आप जनसंपर्क कि आप इसमें बड़े स्तर पर सभी लोगों से इसमें आप संपर्क करते हैं। लेकिन जो परिणाम प्रदर्शन होता है वो व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत नहीं आएगा। परिणाम प्रदर्शन जो है व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि आप घर पे वेट करते हैं या किसी से फोरम पर जाकर भेंट करते हैं तो वो व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है, लेकिन परिणाम प्रदर्शन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर है डी। 133 का है, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या है? इसका आंसर है डी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी स्थिति या समस्या को समझते हैं कि समस्या आखिर क्या है। जब हम समस्या को समझ जाते हैं फिर हम अपना उद्देश्य बनाते हैं कि हमें किस तरह से, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या चीज़ यहाँ पर चेंज करनी है या कैसे करनी है। फिर जब हम अपना उद्देश्य बना लेते हैं कि हाँ हमको ये चीज़ यहाँ से हटानी है या ये चीज़ हमें समाप्त करनी है यहाँ की, तो उसके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं, कार्य की योजना बनाते हैं। और जब कार्य की योजना बनाते हैं तो उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद जो भी निष्कर्ष आता है फिर हम उस पर फिर से पुनर्विचार करते हैं कि हमारा कार्यक्रम सफल हुआ कि नहीं हुआ, उस पर हम फिर से विचार करते हैं। 34 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली 1953 में आरंभ की गई थी। 135 का है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ए। 3rd और 4th जो है सही नहीं है। जिसको मानव अधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात सही है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सही है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस, ये भी बात सही है। लेकिन विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को नहीं, ये 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व जो एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। और मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 3rd और 4th गलत है। 36 का है, पोस्टर में ABC का अर्थ क्या होता है? ABC का अर्थ होता है यहाँ पर, तो पोस्टर जो होना चाहिए इसका आंसर है 136 का आंसर है ए का मतलब होता है अटेंशन, कि जो भी आप पोस्टर बनाइए वो ध्यान आकर्षण आपका करे। बी का मतलब यहाँ पर है ब्रीफ माने क्या होता है? संक्षिप्त बातों में आप जैसे चार्ट आप बना रहे तो उसमें संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करिए, पूरा चार्ट भर मत दीजिए, उसमें कम लिखकर आप अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो हो गया ब्रीफ हो गया। सी का मतलब यहाँ पर है क्लियर, कि जो भी बात लिखी रहे वो एकदम क्लियर रहे, घुमा के बातें उसमें ना लिखी रहे कि किसी को समझ में ना आए। तो ये क्या हो गया? अटेंशन होना चाहिए, ब्रीफ और क्लियर होना चाहिए। 137 का है, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को लैगार्ड कहा जाता है। 138 का है, अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में है। अरस्तु मॉडल जो है, जो कम्युनिकेशन का इन्होंने दिया है, उसमें कितने तत्व हैं? तो उसमें 3 तत्व हैं। ये देखिए अरस्तु मॉडल है, इसमें 3 तत्व इन्होंने बताए। पहला क्या है कि कोई ना कोई स्पीकर होगा, जो स्पीकर होगा वो स्पीच देगा, और स्पीच जो भी वो स्पीच देगा वो ऑडियंस तक पहुंचेगी। तो स्पीकर होगा, स्पीच होगा, ऑडियंस होगा, ये बात अरस्तु ने अपने मॉडल में बताई है।
ये भी मॉडल आपका इम्पॉर्टेंट है। ये दिया है SMCRE, ये मॉडल जो है प्रस्तुत किया है सूपे के द्वारा। ये सूपे के द्वारा दिया गया है SMCRE। इसमें 5 तत्व इन्होंने बताए हैं। पहला क्या है कि कोई ना कोई सोर्स होगा जिसके जो सोर्स होगा, मतलब जो मैसेज को देगा हमें, ठीक है, ये सोर्स है, मतलब कोई इंसान है जो मैसेज को देगा, जो मैसेज को वो देगा वो किसी न किसी माध्यम से हमें देगा, ठीक है, वो फिर किसी न किसी माध्यम से वो हमें देगा और फिर हम उसे क्या करेंगे, उसे हम रिसीव करेंगे, और जब हम रिसीव करेंगे तो उस मैसेज का हम पर कुछ ना कुछ इफेक्ट भी पड़ेगा। तो S से हो गया है सोर्सेज, M से है मैसेज, C से है चैनल, R से है रिसीवर, E से है इफेक्ट। तो सूपे ने जो दिया है वो 5 तत्व इन्होंने बताए हैं। जैसे अरस्तु ने 3 तत्व बताए हैं, वैसे इन्होंने 5 तत्व बताया है, जिसमें है कोई ना कोई सोर्सेज होगा जिसके माध्यम से मैसेज आएगा, चैनल के माध्यम से ही हम उसे रिसीव करेंगे और उसका हम पर प्रभाव पड़ेगा। 139 क्वेश्चन है, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो मानवीय अभिप्रेरणा जो सिद्धांत है वो मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 140 क्वेश्चन है, स्वच्छता, संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं। तो ये जो कार्य होते हैं वो पंचायत के कार्य होते हैं। 141 का है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है वो बलवंत राय जी मेहता के द्वारा दी गई है। 142 का है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत हमेशा कहता है कि करके सीखना चाहिए, ठीक है, क्या कहता है ये कि लर्निंग बाय डूइंग, कि हमें जो भी चीज़ सीखनी है वो हमेशा करके सीखनी चाहिए। 143 का है, फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो जो फ्लैश कार्ड होते हैं उनकी जो अधिकतम संख्या है वो 10 से 12 तक हो सकती है। 144 है, 2 स्वतंत्र प्रतिदर्शों की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो जो 2 स्वतंत्र प्रतिदर्शों की विचलनशीलता के लिए टी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। 145 का है, निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीक में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं। तो वो होता है समय प्रतिचयन प्रेक्षण में, यह जो है विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं। 146 का है, पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो ये है लिकर्ट प्रकार का जो पैमाना होता है उसके प्रयोग में इसका निर्माण में किया जाता है। 147 है, निम्न में से कौन सा डाटा सेट को 2 बार हिस्सों में विभाजित करता है। तो जो मीडियन होता है वो 2 बार विभाजित करता है। 148 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो है वो मीन, मोड, मीडियन ये तीनों ही होते हैं, लेकिन प्रसार नहीं होता है। 149 का है, निम्न में से कौन सा समग्र या पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग के लिए उत्तम है समग्र पूर्ण के भागों की तुलना के लिए वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ के द्वारा समग्र पूर्ण के भागों की तुलना के उपयोग में सबसे ज़्यादा ये बेस्ट होता है। 150 है कि किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर है तो उसे परिकल्पना कहते हैं। सोचा समझा जो आवेदित उत्तर हम लोग देते हैं उसे ही हम लोग परिकल्पना कहते हैं। तो यहाँ पे LT ग्रेड जो क्वेश्चन पेपर था उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।